औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील-उर-रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं कुछ 4-5 खबरें शेयर करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहली खबर पे कि मुझे वो सीनियर सहाफ़ी जो थे मोहसिन बेग साहब, उनका एक वो फ़िक्रा याद आ जाता है। शायद आपको भी वो याद हो कि जब उन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया था तो उन्हें मार मार कर उन्हें लहूलुहान किया हुआ था। तो उस वक़्त उन्होंने वहाँ पे एक डायलॉग बोला था कि खान तू तो गया। कहते हैं ना कि किसी कमज़ोर आदमी की, अपने से मजबूर आदमी की या अपने से कमतर आदमी की हाँ नहीं लेनी चाहिए। ये हाँ बड़ी बुरी होती है, ये हाँ डायरेक्ट आसमानों पे जाती है। तो उस वक़्त ये मोहसिन बेग साहब के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। नाज़रीन, सारा आपको याद होगा वो सीन सारा। तो अब ये नाम लेते थे बार 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 मकसूद चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी। तो ये चपड़ासियों का मुकाबला शुरू है। अब खान साहब के ये फॉरेन फंडिंग केस में 2 चपड़ासी और एक अकाउंटेंट और एक क्लर्क निकले हैं। जो अकाउंटेंट है उनका नाम है अरशद और क्लर्क है नुमान, और जो चपड़ासी रफ़ीक चपड़ासी और ताहिर चपड़ासी। और सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन इन चपड़ासियों के अकाउंट में हुई है। करोड़ों के हिसाब से ये रफ़ीक चपड़ासी और ताहिर चपड़ासी के अकाउंटों में ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुई हैं। और बिलीव करें कि ये ज़राए से पता चला है कि ये जो चपड़ासी है ना, एक अच्छा भला बिजनेसमैन आदमी भी इस तरह की रहाइश का नहीं सोच सकता कि जिस तरह के इनमें से रफ़ीक चपड़ासी की रहाइश गाह बनी है। कि इस तरह की रहाइश गाह कोई अच्छा भला बिजनेसमैन आदमी भी सोच नहीं सकता कि मैं इस तरह की रहाइश गाह बना सकता हूँ। और ये जो अरशद अकाउंटेंट और नुमान क्लर्क है, इन्होंने भी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। ज़ाहिर है जब ये ट्रांजैक्शनें करोड़ों के हिसाब से हो रही थी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये करोड़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो वो अपना भी ज़ाहिर है उनको भी पता था कि ये गैर कानूनी तरीके से पैसे आ रहे हैं। तो चलो भाई, 1 करोड़ आया तो इसमें से 1 करोड़ में से 10 लाख एक साइड पे लगा लो, फिर दूसरा करोड़ आया तो इसमें से 20 लाख साइड पे लगा लो। कौन सा खान साहब को पता चलेगा, कौन सा यहाँ पे कोई पूछने वाला है। तो इसी तरह चपड़ासियों के अकाउंटों में भी पैसे आते रहे हैं, और वो चपड़ासी अपनी जेबों में वो पैसे डालते रहे हैं। कुछ पैसे वो ज़ाहिर है खान साहब को देते रहे हैं और उसमें अपना हिस्सा वो वसूल करते रहे हैं। भाई उनका भी हक बनता था, चपड़ासी थे। आपने वो 15, 20, 25 हज़ार रुपये चपड़ासी रखा हुआ होगा, या क्लर्क या अकाउंटेंट की 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार तनख्वाह होगी। अब ज़ाहिर है 40 हज़ार या 50 हज़ार की तनख्वाह वाला बंदे के अकाउंट में जब करोड़ों की ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी नीयत में फतूर तो आएगा कि जैसा यार खान साहब करते पे नहीं थे, ऐसे भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो उन्होंने भी अपने हाथ धोए। तो ये मकसूद चपड़ासी बामुकाबला रफ़ीक चपड़ासी और ताहिर चपड़ासी, मतलब अब ये चपड़ासी नहीं करेंगे। ये बार बार मकसूद चपड़ासी गिरदान करते रहे हैं, अब मेरा ख्याल ये चपड़ासी की गिरदान को ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, कल अच्छा उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इनके फ्रांस को हेड करते थे ना, इनकी जो फ्रांस को देखते थे, और ये 4 मेंबर थे। इनमें से एक सरदार अज़हर तारक था, एक आमिर कियानी, डॉक्टर हुमायूं और सैफुल्लाह न्याज़ी। नाज़रीन, आपको याद होगा आमिर कियानी का दवाइयों में ये बदनाम मेडिसिन बनता है, बदनाम है ये जो अपना मेडिसिन की दवाई थी, इसमें इसने याद होगा कि एक दफ़ा 500% तक अदवायात की कीमतें गई थी। ये अदवायात आमिर कियानी जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा दवाइयों का बिजनेस है। और इसने उस वक़्त ये ब्लैक किया था, ब्लैक मेलिंग कह लें आप इसे, या जो भी कह लें, इसने दवाइयों में उस वक़्त ये 500% तक ये दवाइयों के रेट गए थे। ये वो साहब हैं, और इस साहब के प्रॉपर्टी में भी ये शख्स बहुत बदनाम है। ये बहुत बदनाम है। खान साहब के पास एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, उनके साथ भी इसने प्रॉपर्टी में हाथ कर दिया था। और वो कर्नल साहब शिकायत लेके गए थे, रिटर्न शिकायत लेके गए थे खान साहब के पास कि खान साहब, ये आमिर कियानी ने मेरे प्लाट पे कोई लंबा चौड़ा प्लाट था कनालों में, कि ये मेरा प्लाट दे नहीं रहा। तो खान साहब ने इस कान से सुना था, इस कान से निकाल दिया था। उन कर्नल साहब का मसला हल नहीं हुआ था। तो
इन चारों के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, वो फिर किसी टाइम अपने नाज़रीन के साथ ये डिस्कस करेंगे। तो कल खान साहब ने ऐलान किया है, अगली खबर की तरफ चलते हैं, कि मैं 9 सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन अगले महीने सितंबर में होने जा रहे हैं 9 सीटों पर, ये जो 11 सीटों 11 MNA के जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं, वहाँ पे 2 तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थी, वो निकाल के 9 सीटों पे ये दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पे खान साहब अकेले ही 9 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। खान जी, ये अवाम दे टैक्स के पैसे ने, थोड़ा की ख्याल है कि 9 सीटा का ज़िमनी इलेक्शन ये मुफ्त च हो जाएगा या हज़ारां च हो जाएगा या लखा? इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। ज़ाहिर है वो सरकारी बंदे आएंगे, जितने भी अखराजात होंगे वो करोड़ों में होंगे, और ये अवाम के टैक्स के पैसे। आपको एहसास नहीं है इस चीज़ का कि यार मैं क्यों अवाम के टैक्स के पैसे ज़ाया कर रहा हूँ? जो प्रॉपर तरीका आप एक सीट पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन खैर आपका हक बनता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले इलेक्शन 2018 में 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था। खैर वो शहबाज शरीफ ने भी लड़ा था, तो कानूनी तौर पर तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने सीट तो एक रखनी है। आप 4 सीटें जीत लेते हैं, 3 जीत लेते हैं या 4-5 जीत लेते हैं, आखिर सीट तो आपने एक रखनी है। फिर जितनी सीटें आप जीत कर छोड़ेंगे, फिर वहाँ पे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा, फिर आवाम के टैक्स के पैसे से वो ये इलेक्शन होगा, फिर वो पैसा लगेगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। नाज़रीन, कल जियो के एक प्रोग्राम में DJ SPR साहब से सवाल किया गया कि जी सदर आरफ अलवी साहब, ये जो हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया है बलूचिस्तान में, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब शहीद हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब और 6 अफसरान शहीद हुए हैं, तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जिनके पास ओहदा है सदर आरफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान, वो इन जनाज़ों पे शरीक क्यों नहीं हो सके? तो मैं कहता हूँ कि आफरीन और सलूट है DJ SPR साहब को कि उन्होंने फिर इनकी इज्जत रख ली। उन्होंने कहा जी आगे चलें, इस सवाल का जवाब छोड़ें इसको। मैं आपको बताता हूँ कि सदर आरफ अलवी साहब जनाज़ों में शरीक क्यों नहीं हुए। वो इस वजह से कि इनके ये जो छिछोरे लोग हैं ना, छिछोरे लोग जो ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे फजूल तरीन घटिया गैर अखलाकी नाजेबा बकवास करते हैं, जो शहीदों की फैमिलियों के बारे में, शहीदों के बारे में जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये डॉक्टर अलवी साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये अपने मासूम सा चेहरा लेके तो फिरते हैं जाऊँ जाऊँ करके। वो अब किस मुंह से जाएंगे वहाँ पे? ये शहीदों के पास, शहीदों की फैमिलियों के पास क्या जवाब देंगे? कौन सा मुंह लेकर जाएंगे कि जी हमारे छिछोरों ने ये शहीदों के साथ हर्षद किया, शहीदों की फैमिलियों के साथ। यार वो लोग पाकिस्तान पे कुर्बान हुए, पाकिस्तान की अवाम पे कुर्बान हुए, सलाब जद्दगान की मदद करते हुए हादसे का शिकार हुए, और शहीद कभी मरा नहीं करता, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। तो इनके छिछोरों की वजह से सदर आरफ अलवी साहब जनाज़ों पे शरीक नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि इनको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि आप जनाज़ों पे ना जाएं, आपका बहुत बुरा हशर होगा वहाँ पे। ज़ाहिर है उन फैमिली में गुस्सा पाया जाता है, वो फैमिलियाँ गुस्से से, यकीन करें उनमें इतना गुस्सा है कि अगर ये कोई ओहदेदारान चला जाता, सदर साहब चले जाते या खान साहब खुद चले जाते। खान साहब क्यों नहीं गए हैं? आरफ अलवी का तो जाना एक हक बनता था, उनका राइट था जनाज़ों पे शरीक होना, लेकिन अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त को महफूज करते हुए वो नहीं गए। लेकिन शहीदों की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं रखा गया। खान साहब पूछा आपने, ये था वो बीज जो आप बोझ रहे हैं, ये बीज आपने जो बोया हुआ है, यही बीज आपके आगे आएगा और आपको काटना पड़ेगा। अब आपसे ये बीज, ये जो पौधे तैयार कर दिए ना आपने, ये जो आपने दरख्त अब तैयार कर दिए हैं, ये अब दरख्त आपको काटना मुश्किल हो जाएंगे। ये आपने इंतहाई ख़तरनाक एक नौजवान नस्ल को परवान चढ़ाया है। जहाँ देखते हैं गली मोहल्ले चौकों में, रेस्टोरेंट में, किसी को चोर, किसी को गद्दार, किसी को क्या 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 बकौल आपके मीर जाफ़र कौन है, मीर सादत कौन है, न्यूट्रल जानवर है। आपने यकीन करें उस हद तक चले गए हैं, उस हद तक चले गए हैं कि आखिर
मजबूर होकर आपके खिलाफ ये स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया कि आपको सियासत से वैसे ही फारिग कर दिया जाए, क्योंकि आप पाकिस्तान की सियासत के काबिल नहीं हैं। ये आप कल नाज़रीन, कल खान साहब अपने कुछ सहाफ़ियों के साथ और अपने पसंदीदा एंकरों के साथ बैठे हुए उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, तो इनका कहना था कि ये फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला किसी और जगह से आया है। तो खान साहब, ये फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला किसी और जगह से, आप नाम क्यों नहीं लेते? आप खुल के नाम लें, दिलेर बने। आप कहते हैं मैं दिलेर हूँ, न डर हूँ, तो भाई ये आप जू मानी लफ्ज़ों में क्यों बातें करते हैं? जू मानी लफ्ज़ों में बातें करने का क्या मतलब है कि जी मुझे न्यूट्रल ने कहा था ये इलेक्शन कमीशन लगा दो, तो मैं न्यूट्रल की बातों में आ गया। बाद में मुझे पता चला कि ये जो जी नून लीग के घर का बंदा है। और पाया ना, शेख रशीद ने पढ़ो, शेख रशीद ने आपको लेटर लिख के बताया था कि ये जो साहब है इलेक्शन कमीशन साहब है, जो ये बड़े शरीफ आदमी है, ये शेख रशीद साहब की अपॉइंटमेंट है। जब शेख रशीद साहब ये रेलवे के मिनिस्टर थे, तो ये रेलवे में उस वक्त सेक्रेटरी थे। राजा सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये उस वक्त सेक्रेटरी रेलवे थे। तो ये शेख रशीद साहब के फेवरेट आदमी थे। तो ये शेख रशीद साहब ने इन्हें अपॉइंट करवाया था। आप वैसे दरमियान में न्यूट्रल को घसीट रहे हैं। और न्यूट्रल क्या होता है? पहले तो ये बताया न्यूट्रल कौन है। अब नाम लें कि स्टैब्लिशमेंट ने लगवाया था, और स्टैब्लिशमेंट में किसने नामजद किया था वो भी नाम लें, न डर दिलेर बने ना यार। कल इन्होंने एक और सवाल के जवाब में कि जी मुझे 20 मई को गिरफ्तार कर लिया जाना था तो 20 मई को गिरफ्तार कर लिया जाना था तो गिरफ्तार हो जाते। आप पेशावर क्यों भागे? याद है उन दिनों आप पेशावर थे, क्यों पेशावर भागे? आप तो यार खांजे, आप मसाले देते हैं। आप तो नेल्सन मंडेला की मिसालें देते हैं कि वो देखें नेल्सन मंडेला इतना दिलेर लीडर था, 40 साल उसने जेल में गुजारे हैं। तो भाई तुम भी जेल चले जाओ, सही सियासतदान बन के आओ, क्योंकि सियासतदान तो वही है ना जिसने जेल काटी हो। और ये पूरी दुनिया में है कि सियासतदान हमेशा जेल से सियासत सीख के निकलता है। तो आप तो खुद गिरफ्तारी देते, क्यों न ठेसी पेशावर है। आप कहते हैं भाई ये अब भी आप गिरफ्तारी दे दें, लेकिन आप नहीं देंगे। आप डरपोक आदमी हैं, आप डरते हैं, जेल से डरते हैं। आप 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे। आपको जेल से खौफ आता है, डर लगता है आपको जेल से, इसलिए आप इसलिए आप जेल नहीं जाना चाहते हैं, डरते हैं आप। तो नाज़रीन आगे चलते हैं कि ये जो अब फॉरेन फंडिंग का केस, ये परसों जब खान साहब ने टीवी पे बैठ के घर के अंदर बनी गाला के अंदर बैठ के खिताब किया, अब ये 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, तो अब भी इस पे मतलब कि ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, बेचारे पे। वो कहते हैं ना कि पानी हमेशा नीचे ही जाता है। तो ये अब उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं इस वक्त। वो उस दिन जब ये इमरान रियाज साहब को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, इनके पसीने आ रहे थे, खान साहब के पसीने आए छुटे हुए थे कि वो इस तरह बता रहे थे कि जी ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला है कि हमारे ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया गया है। भाई अगर गलत फ़ैसला था तो आपने 8 साल लटकाया क्यों है? खान साहब चले ये बता दें कि आपने इस पे कितनी दफ़ा स्टे लिया है। कभी हाई कोर्ट से स्टे लेते जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेते जा रहे हैं, स्टे पे स्टे। अपने अपने 3.25 साल दौर में इसका उस वक्त क्यों नहीं फ़ैसला करवाया? देखिए आप हुकूमत में थे, कहते करें फ़ैसला, मेरिट पे करें फ़ैसला, क्यों नहीं फ़ैसला करवाया? क्यों लटकाई रखा ये केस? अब जब फ़ैसला आ गया है तो अब आप इस पे इतराज़ात उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ अकबर एस बाबर साहब, आपको सलूट है, आपको सलाम है, और आपको वाकई आपकी माँ की दुआ आपके पीछे है। और यकीन करें नाज़रीन, ये शख्स अकबर एस बाबर, यकीन करें 22 करोड़ अवाम में एक बड़ा, मैं कहता हूँ ये दिलेर आदमी है। ये खान साहब से सबसे बड़ा दिलेर आदमी है। ये था पीटीआई का दिलेर आदमी जिसने 8 साल फेस किया है। नाज़रीन पता है आपको कि ये थाने कचहरी का मामला होता है, आदमी थक जाता है। मतलब ये कचहरी के जो मामलात होते हैं ये इंसान को थका देते हैं, लेकिन ये शख्स नहीं थका।
8 साल तक ये शख्स लगातार हर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लेता रहा और इसके ऊपर 3 दफ़ा फौजदारी के मुकदमात बनाए गए। इसको जान से मारने की धमकियां दी गई। क्यों खान साहब, क्यों इसे जान से मारने की धमकियां दी गई? क्यों इसके ऊपर फौजदारी मुकदमात कायम किए गए? इसका मतलब आप गिल्टी थे, ये फॉरेन फंडिंग हुई थी, इसलिए आप इसके में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, लटकाई जा रहे थे, लटकाई जा रहे थे, लटकाई जा रहे, आपको पता था। अब जब ये आपने मतलब ये फैसला आने से पहले आपने कितना थ्रेट किया है इलेक्शन कमीशन को, कभी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, कभी उसको गालियां निकाल रहे हैं, कभी उसके खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज जो आपके मुंह में आ रहा था आप कही जा रहे थे, कही जा रहे थे। लेकिन आफरीना वो शख्स जो नहीं डरा। सिकंदर सुल्तान साहब को भी सलाम है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपको भी सलूट है। और आपने इसका फ़ैसला दिया, दिलेराना फ़ैसला दिया। जो था वो खा $10 थे, वो खा $5 थे, वो $100 थे, वो हज़ारों के हिसाब से डॉलर थे, जितने भी डॉलर, लाखों के हिसाब से डॉलर थे, बिलियन के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से डॉलर थे, आपने वो फ़ैसला हक सच पे दिया है। तो आपको भी सलाम है। नाज़रीन, यकीन करें कि खान साहब ने, इन्होंने अपने छिछोरों को वो तक कह दिया है कि जो मैं कहता हूँ, मेरा ख्याल है कि मेरे जो भाई हैं पीटीआई के, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, आप समझ जाएं आप। क्यों? क्योंकि आपने खान साहब की तकरीरों में, ये 2-4 महीने पहले की तकरीरों में या इससे पहले की तकरीरों में, आपने इनके लफ्ज़ों पे गौर नहीं किया कि मुझे तो अस्तगफिरुल्लाह दोज़ख में भी गर्मी नहीं लगेगी। ये अल्लाह के अज़ाब से डरना था। तो आपको अल्लाह के अज़ाब से खान साहब डर नहीं लगता कि जी मुझे दोज़ख की गर्मी कुछ नहीं कहेगी? तो अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह पाक आप लोगों से खान साहब, आप इस्लामी टच, क्या यार, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं माज़रत के साथ मैं कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करना चाहता जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन आपके जो अल्फाज थे ना कि जी अल्लाह पाक हिसाब लेगा, तुमने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया, हैं, कब्र में हिसाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह यार, और अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दोस्तों, मेरे पीटीआई के भाइयों, मेरे प्यारे अजीज़ों, याद है ये अल्फाज इन्होंने अपने एक जलसे के दौरान किए थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने क्या कहा। तौबा नौज़ बिल्लाह, मैं ये ज़बान ना पाक नहीं करना चाहता। हम किसी आम आदमी को बोले ना, आम राह चलते हैं, एक रेडी वाले को बोले ना, और तू बड़ा जलील है गाँव में, एक रेडी वाले को बोले ना तू बड़ा जलील है गाँव में, तो यकीन करेंगे कि वो आपका सर फाड़ देगा, उसको गुस्सा आएगा। इन्होंने वो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मक्का के लोग ने क्या किया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अस्तगफिरुल्लाह। तो मतलब ये आपको समझ नहीं आती मेरे पीटीआई के दोस्तों, वर्करों, भाइयों, आपको ज़रा समझ नहीं आती कि ये आपके लीडर खान साहब ये किस हद तक चले जाते हैं। मतलब कि आप वो भी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी, इनकी हर बात ही आपको काबिल कबूल है कि जी तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे ऐसे तैयार कर रहा है जैसे इसने नबी को तैयार किया था। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ दिन तक वही नहीं आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। तौबा नौज़ बिल्लाह। यार, याद है आपको ये जब इनके खिलाफ एतमाद आने के बाद, या उससे पहले ये उम्रे पे शहरयार अफरीदी वगैरह उम्रे पे गए थे तो उनकी कितनी डांट मिली थी कि उम्रा क्यों करने गए हो, उम्रा नहीं करने जाना, इधर रहना, मेरा साथ देना है, मेरे साथ रहो, उम्रा कोई ज़रूरी नहीं है, इधर मेरा साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। यार ये खान साहब इस तरह के हैं। अब आप सोच लें कि ये खान साहब क्या डॉक्टर इसरार साहब ने और हकीम सईद साहब ने आज से 27 साल पहले, 30 साल पहले जो कहा था, उनको कोई ख्वाब तो नहीं आई थी, लेकिन वो आलम थे, उन्होंने उस वक्त पेशीन गोई कर दी थी। क्या पेशीन गोई की थी वो आप सबको पता है। तो नाज़रीन, अब खान साहब बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट, अब खान साहब कहते हैं जी मुझे टेक्निकल
तरीके से आउट किया जा रहा है सियासत से। भाई टेक्निकल तरीका क्या होता है? कानून है ना, कानून के अंदर रह के आपको भी नाअहल कर सकते हैं। जिस तरह सादक और अमीन साकब निसार साहब ने आपको खिताब दिया था और नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया था कि जो पनामा का केस था और कामे पे नाअहल कर दिया था, बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए ताहयात उन्होंने नाअहल कर दिया था, उनको एक कानून की शक्ल में टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल कर दिया था। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने ये बात छुपाई थी, उन्होंने इसे गैर ज़रूरी समझा। जैसे कि आप कहते हैं मैंने जो ऑडिटर आया वो अकाउंटेंट ने मेरे से साइन कर लिए तो मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा, तो उन्होंने भी उस वक्त कोई ज़रूरी नहीं समझा था कि यार मैं एक तनख्वाह नहीं लेता, वो बेटे की कंपनी है, मैं एक स्लीपिंग डायरेक्टर रखा हूँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बताना। लेकिन उन्होंने ताहयात नाअहल कर दिया था। तो आप भी उसी कानून में, उसी ज़ुमरे में आते हैं। अब आप ये बात समझिएगा कि जी आपके पीछे अवाम है, और भाई कानून के आगे नवाज शरीफ के साथ भी अवाम निकली थी। अवाम की जो अदालत है कानून की अदालत से बड़ी नहीं है, कानून सबके लिए कानून है। अब आपका वो लाडलापन ख़त्म हो चुका है, और उसमें जिन्होंने आपको लाडला बनाया था उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आपने अपने लाडलेपन का मुजाहरा किया कि आपने लाडपन में इतना कुछ आगे चले गए हैं कि जहाँ तक आपकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। तो नाज़रीन, खान साहब अब इस वक्त डरे हुए हैं, इंतहाई सहमे हुए हैं, खौफजदा हैं। तो देखते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन तक, ये जो अगले महीने सितंबर में ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है जहाँ पे ये 9 सीटों की खड़ी होने की बातें कर रहे हैं कि मैं 9 सीटों पे इलेक्शन खुद लड़ूंगा, आया उस वक्त तक ये हो सकता है कि ये नाअहल हो जाए। तो फिर अब उनके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ माना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।